हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपना क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अर्थक्वेक तक ये कंप्लीट कर लिया था। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने कहाँ तक कर लिया था? अर्थक्वेक तक कर लिया था। वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसमें सुनामी। सुनामी व्हाट इज़ इट, कैसे इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हम लोगों पे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। Earthquake and volcanic eruptions that causes the sea floor to move abruptly, resulting in sudden displacement of ocean water in the form of high vertical waves are called tsunami. जब अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो हमारा जो सी लेवल है, जो हमारा अर्थक्वेक होगा तो जो यहाँ पे सी लेवल जो है वो एकदम से सडन उसमें उसका जो वाटर है, जो सी का जो वाटर है, उसमें एकदम से उथल पुथल होने लगेगी, डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। वो एकदम जब बहुत ही ज़्यादा बहुत हाई हाई और वर्टिकल होता है, मतलब वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है। जब वो ऐसे से करके वेव्स हाई हाई होके ऐसे ऐसे चलने लगती है, वाटर जो है ऐसे से करके चलने लगता है, बहुत बहुत ऊपर ऊपर, ऐसे एक सेकेंड लाइक दिस, ऐसे बहुत 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 तेज़ी से उस वाटर के फ्लो को हम वेव्स बोलते हैं, और उसको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी और हावा वेव्स, ओके। और सिस्मिक सी वेव्स भी बोलते हैं उसको। नॉर्मली द सिस्मिक वेव्स कॉज ओनली ऑन instantaneous vertical wave, but after the initial disturbance, a series of after waves are created in the water that oscillate between high crust and low trough in order to restore the water level. हमेशा जब ज़्यादातर वाटर जो है, वो वेव्स जो है, वो हमेशा ऐसे वर्टिकल फॉर्म में चलती है, ठीक है। लेकिन जब उसका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इनिशियली तो ऐसे होती हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आफ्टर वेव्स जब उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, उसके बाद उसकी जो वाटर होती है वो हाई क्रस्ट और लो टॉर्च के बीच में चलने लगती है, बिटवीन हाई क्रस्ट एंड लो क्रस्ट। क्यों चलती है? क्योंकि उनको वाटर जो है अपना रिस्टोर करना होता है, वाटर लेवल को रिस्टोर करना होता है, इसलिए चलने लगती है, ठीक है। The speed of water in the ocean depends upon the depth of water. It is more on the shallow water than in the ocean water. स्पीड जो है वाटर की वो ओशियन पे डिपेंड होती है, मतलब ओशियन की जो वाटर की जो स्पीड ऑफ वेव इन द ओशियन। आई थिंक मेरे गले में आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। जो हमारी वाटर की जो डेप्थ होती है ना, वो हमारे ओशियन पे डिपेंड होती है। जो हमारी ओशियन में जो वेव्स होती हैं, उनके स्पीड पर, किस स्पीड से वो चल रही है, उस स्पीड पर डिपेंड होती है। जितनी वो तेज़ी से चलेगी, जितना ऊपर उठेगी, उतनी तो डेप्थ हो जाएगी ना वाटर की। इसलिए हमारी जो वो होती है, वो हमारी वो स्पीड ऑफ वेव्स जो है ओशियन में, वो हमेशा डिपेंड किस पे होती है? वाटर की डेप्थ पे। जितनी डेप्थ होगी उतनी ही वाटर तेज़ी से चलेगा, और जितनी डेप्थ कम होगी उतना धीरे धीरे चलेगा। इट इज़ मोर इन द शैलो वाटर दैन इन द ओशियन डीप। मोर जो होती है शैलो वाटर में होती है दैन इन द ओशियन डीप। मतलब शैलो वाटर मतलब थोड़ा बहुत में ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, और जब ओशियन वाटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कम होती है। As a result of this, the impact of tsunami is less over the ocean and more near the coast, where they cause large scale devastation. मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे कोस्ट के यहाँ पर, कोस्ट का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ये जो सी की जब वेव सुनामी वगैरह कुछ आती है, तो क्यों होता है? क्योंकि जो शैलो वाटर होता है, यहाँ पे कोस्ट के पास में कम वाटर होता है और ओशियन में ज़्यादा वाटर होता है। तो जब कोई भी वेव जब आती है, तो यहाँ पर जो होती है ना, ये वाले एरिया पे, कोस्ट वाले एरिया पे जब कम वाटर है, शैलो वाटर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
ओशियन में इतनी तेज़ी से नहीं पता चलेगी, लेकिन जब हमारी कोस्ट के पास में आएगी तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। देयरफॉर अ शिफ्ट एट sea is not much affected by tsunami and it is difficult to detect a tsunami in the deeper part of sea. So जो हमारी जब डीप पार्ट में, जब ओशियन के डीप पार्ट में अगर कोई वेव्स में सुनामी वगैरह आएगी, तब उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, हम अच्छे से नहीं पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे वेव्स आ रही हैं, सुनामी आ रही है। बट अगर कोस्ट पे वही चीज़ होगी तो हमें वो अच्छे से पता चल जाएगी। इट इज़ सो बिकॉज ओवर डीप वाटर द सुनामी हैज़ वेरी लॉन्ग वेव लेंथ एंड लिमिटेड वेव हाइट। सो क्यों वो इसलिए होता है, मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वेव्स की जो लेंथ है ओशियन में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ओशियन, पूरे ओशियन में कहीं भी भाई हो रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको हमें चेक करना। Thus, a tsunami waves raise the ship only a meter or two, and each rise and fall takes several minutes. सुनामी जो रेज जो है वो शिप को raise the ship only a meter or two, and each rise and fall takes several minutes. So ये शिप को जो है सिर्फ और सिर्फ कितने मीटर और 2, each raise and fall takes several minutes. शिप को पहले उठाएगी, फिर थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर से उठाएगी, ठीक है। सॉरी। As opposed to this, when a tsunami enters shallow water, its wave length gets reduced and the period remains unchanged, which increase the wave height. So इस वजह से क्या होगा, जब सुनामी वेव्स जब शैलो वाटर में आएगी तो जो उनकी जो लेंथ होगी, एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। इमेजिन जब कोई चीज़ इसमें चल रही है, ठीक है, ये सर्कल में ऐसे से करके चल रही है, यहाँ पे इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वही चीज़ जब इतने बीच में चलेगी तो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हमें क्या होता है, जब हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर होनी होती है, तब हम धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा लेंथ कवर करनी है, आराम से चलते हैं। और क्योंकि हम जब तेज़ चलेंगे तो हम थक जाएंगे, इसलिए हम धीरे धीरे से चलते जाते हैं, हमें लगता है हो जाएगा। तो यही चीज़ ओशियन वाटर में होती है, ये यहाँ पे धीरे धीरे चलती रहती है। और वही जब कोस्ट के पास शैलो वाटर में आता है तो क्या होता है, जब हम थोड़े एरिया में चलते हैं तो हम कहते हैं जल्दी से हो जाए, इसलिए हम भाग के चलते हैं। सेम ऐसे ही वाटर के साथ होता है। ये यहाँ पर जो है वेव्स जो है वो बहुत ऊंची होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जल्दी अपना कवर करना है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसे समझा दिया आपको। सो शैलो वाटर में जो है वो ज़्यादा हाइट से चलता है। समटाइम दिस हाइट कैन बी अप टू 15 मीटर और मोर, विच कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन अलॉन्ग द शोर। सो कभी कभी क्या होता है कि 15 मीटर से भी ज़्यादा ये जो हाइट से चलती है, ये 15 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा ही जो प्रॉपर्टी होती है कोस्ट की शोर के पास में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है। दस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शैलो वाटर वेव्स, और इन वेव्स को जो शैलो वाटर में होती हैं उनको हम शैलो वाटर वेव्स की भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं शोर एरिया पे, ठीक है। सुनामी आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, particularly along the coast of Alaska, Japan, Philippines and other islands of Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, श्रीलंका एंड इंडिया एटेक्स्ट्रा। सो हमारी जो सुनामी वेव्स है वो हमारी यहाँ जगह पे मिलती हैं हमें देखने को। After reaching the coast, the tsunami waves release enormous energy stored in them, and water flow turbulently on the land, destroying port cities and town structure, building and other settlements. Since the coastal area are densely populated, the world over these are also center of intense human activity. The loss of life and property is likely too much higher by tsunami as compared to other natural hazards in the coastal area. So क्या होता है, जब ये सुनामी वेव्स जो हैं वो हमारी कोस्ट के पास आती हैं, तो ये कोस्ट के पास आके उनमें जो
एनर्जी होती है उसको जब रिलीज़ करती हैं, जब एनर्जी रिलीज़ करती हैं उसके बाद में वाटर का जो फ्लो है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरिया होता है, जो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाती हैं, सिटीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, पोर्ट सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल बेकार कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे जो पॉपुलेटेड एरिया है कोस्ट के आसपास उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वो अफेक्ट होते हैं इस सुनामी वेव से। और ये सुनामी वेव्स का कोस्ट के पास में सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। ये नेचुरल हजार्ड सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया पे है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है ये, और कोई नेचुरल हजार्ड्स के अलावा। The extent of devastating caused by tsunami can be assessed through the visual on Banda आर्च इंडोनेशिया प्रेजेंटेड इन द बुक। सो ये बंदा आर्च जो है हमारा, इसका विजुअल प्रोवाइड किया गया, हमारा जो पार्ट है, पार्ट 1 है हमारा ज्योग्राफी का, उसमें हमारा ये बंदा आर्ट का प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। सो उसमें आप देख सकते हैं। Unlike other natural hazard, the mitigation of hazard created by tsunami is difficult mainly because of the fact of the losses are on the large scale. So जब मैंने आपको बताया कि जो ये कोस्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं, हर चीज़ में, लाइफ में डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोग के बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, बहुतों के घर खराब टूट जाते हैं, घर ढह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे इसका जो मिटिगेशन करने का जो हम इफ़ेक्ट करते हैं, मिटिगेट करने के लिए कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही कम हो पाता है और बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है लार्ज स्केल पर। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट और गवर्नमेंट टू मिटिगेट द डैमेज, हैंस द कंबाइंड एफर्ट एट द इंटरनेशनल लेवल आर द पॉसिबल वे ऑफ डीलिंग विद these disaster as we in the cause of tsunami that occurred in 26 December 2000, in which a more 3 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ। सो किसी भी इंडिविजुअल के लिए और एक गवर्नमेंट के लिए इसका मिटिगेशन, डैमेज का जो भी होगा उसको सही करना, मिटिगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर हम अगर कंबाइंड एफर्ट करते हैं तो उससे हम पॉसिबली इसको डील कर सकते हैं, इस डिज़ास्टर्स को मिटिगेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी, जिसमें कि लगभग मोर देन 3 लाख पीपल जो जिनने अपनी लाइफ्स गंवाई थी, उसमें इंडिया ने वॉलंटियर किया था और ज्वाइन किया था हमारा इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम आफ्टर दिसंबर 2004। इस डिज़ास्टर के बाद हमारी इंडिया ने ये जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है जो कि सुनामी को हमारा मिटिगेट करने में हेल्प करता है, वो इंडिया ने ज्वाइन किया था। सो ये रहा हमारा सुनामी का पूरा पोर्शन। अब हमारा बारी आएगी ट्रॉपिकल साइक्लोन की। सो अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और कुछ भी क्वेरी वगैरह है वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको जल्दी से वो मिल जाए। और मैं हमने अभी हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है, क्लास 11 की NCERT कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली, और हमारी ये ज्योग्राफी की चल रही है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम ज्योग्राफी की जो सेकंड वाली पार्ट है ना, वो वाला पार्ट लेके आएंगे, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सेकंड वाला पार्ट कौन सा है? जो फंडामेंटल वाली ज्योग्राफी है ना, वो वाली, ठीक है। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और उसके बाद हम इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी भी जब हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमी वाला जो क्लास का है ना, वो भी NCERT लेके आएंगे, वो भी स्टार्ट कर दूँगी। और CSET भी अगर बताओ तो CSET भी लेके आऊँगी, पर आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा चाहिए। क्या आप जब बताएंगी तभी तो मैं उसके अकॉर्डिंगली लाऊँ, वरना मैं सोचूँ कि इकोनॉमी लेके आऊँ। अगर आप कुछ और बताएंगे तो मैं वो पहले लेके आ जाऊँगी, वरना एनवायरनमेंट वगैरह या फिर और कोई भी बायो वगैरह की NCERT तो मैं वो भी ले आऊँगी। आप जो पहले बताएंगे वो पहले स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अब हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उसमें हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल कवर करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंटेंस लो प्रेशर एरियाज
confined to the area lying between 30 north and 30 degrees south latitude in the atmosphere around which high velocity wind blow. सो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारा ये जो एरिया है ना, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा, ये देखो ये हमारी सारी ये वाली लाइन है, ठीक है, आर्टिक अंटार्कटिक। सो ये हमारी लाइन्स हो गई। सो ये जो है ये तो 0 डिग्री है, ये 23 है, 23 डिग्री, 23 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया 23 डिग्री साउथ। सो हमारा जो ये जो होते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक सेकेंड, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे इस एरिया में होते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, और ये वाला एरिया हमारा 23 हो गया, और ये 23 डिग्री साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया है, ठीक है। सो ये जो ट्रॉपिक ऑफ ये जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हमारा इस एरिया में होते हैं। ये 23, ये 0 डिग्री है, ये 23 है, ये दोनों। सो ये 30 डिग्री इसके बीच में होते हैं, कहीं यहाँ पे ये एरिया में, इस एरिया में हमारे पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं इस एरिया में? क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में पूरे जो विंड्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ चलती हैं, विंड्स जो होती है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली it extend up to 500 to 1000 kilometer and vertically from surface to 14 kilometer. So horizontally मतलब ऐसे में ये इतना कवर होता है किलोमीटर का जब ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, और हमारा वर्टिकली ऐसे इतना 12 to 14 किलोमीटर कवर होता है, ठीक है। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकेन इज लाइक अ हीट इंजन that is energized by the release of latent heat on account of condensation of moisture that the wind gathered after moving over the ocean and sea. So जो हमारी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारी एक टाइप से एनर्जी का रिलीज होना होता है, मतलब जब हमारी जो भी विंड जो है जब वो किसी भी ओशियन या वाटर बॉडी के ऊपर से जब वो निकलती है तो वो अपना मॉइस्चर जो है वो ले लेती है। उस मॉइस्चर को जब लेती है तो उसके बाद में जब कंडेंसेशन, अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर दैट द विंड गैदर आफ्टर मूविंग, कंडेंसेशन के होके ये जब लेने के बाद में जब इसमें जो एनर्जी बचती है उस एनर्जी का रिलीज होना हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है, ठीक है। There are difference of opinion among scientists about the exact mechanism of a tropical cyclone. However, some initial conditions for the emergence of tropical cyclones are, बहुत सारे different opinions है हमारे scientists के बीच के किस टाइप से हमारा जो है ये होता है, बट कुछ हमारे ये जो है उन सब में different opinion है उन लोगों के। सो कुछ ये हमारे ये रही कि क्या मैकेनिज़्म है, कैसे वो होता है। So, large and continuous supply of warm and moist air that can release enormous latent heat. So, इसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? लार्ज, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, और कंटिन्यूस होते रहे, रुकना नहीं चाहिए बीच में। सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वार्म और मॉइस्ट एयर का कंटिन्यूसली और लार्ज अमाउंट में सप्लाई होना, तब जाके हमारी जो हीट जो है लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होती है। स्ट्रॉन्ग कोरिलिस फोर्स दैट कैन प्रिवेंट फिलिंग ऑफ लो प्रेशर एट द सेंटर। सो क्या होता है, जो हमारा कोरिलिस फोर्स जो है वो हम अपने जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। जो हमारा इक्वेटर के पास जो है कोरिलिस फोर्स वो कम होता है, that can prevent filling of low pressure at the center. So मैंने अभी बता ही रही हूँ ना कि जो ये इक्वेटर के पास हमारा कोरिलिस फोर्स होता है वो हमारा बहुत ही कम होता है, और जैसे जैसे हम ऐसे चलते जाते हैं अपने
पोल्स की तरफ, वैसे वैसे हमारा कोलिस फोर्स है वो बढ़ता जाता है। सो हमारा कोलिस फोर्स जो इस एरिया में है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो है वो बीच में, इसके बीच में जो मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग कोलिस फोर्स होगा तो वो हमारा लो प्रेशर क्रिएट नहीं होने देगा। सो हमारे जब साइक्लोन कोई भी एक टाइप से सिलेंड्रिकल टाइप से मान लो साइक्लोन्स को, तो इसमें बीच में इनके लो कोलिस फोर्स होने की वजह से यहाँ पर जो है वो लो कोलिस फोर्स होने की वजह से हमारा जो है यहाँ पे लो प्रेशर इसके बीच में क्रिएट हो जाता है। जब हमने पढ़ाई है, जब हमारा लो प्रेशर जब कहीं भी क्रिएट हो जाएगा तो जो वहाँ की एयर होगी वो ऊपर जाएगी, अपना ऊपर उठना शुरू कर देगी, और उस वजह से जो ये वो एरिया होगा वो एरिया खाली हो जाएगा। सो जो ऊपर जब, एक सेकेंड मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर को उठेगी हमारा, लेकिन मैं इधर करके बता रही हूँ। जब वो ऊपर ऐसे ऐसे करके उठेगी, जब एयर उठ रही है तो बीच में ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप से बन जाएगा ये पूरी उठी हुई एयर का। सो जिससे कि ये हमारा सेंटर में लो प्रेशर जो है क्रिएट हो जाएगा। सो जैसा कि यहीं पे लिखा हुआ है कि बिटवीन 0 to 5 डिग्री में कोलिस फोर्स इक्वेटर के पास में बहुत ही एब्सेंट होता है, बिल्कुल एब्सेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है स्ट्रॉन्ग कोलिस फोर्स है वो हमारा प्रिवेंट करता है लो प्रेशर क्रिएट होने में सेंटर में। बट जब यहाँ पे कोलिस फोर्स है ही नहीं इतने बीच में, तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब वहाँ पे कोलिस फोर्स नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूअसली और लार्ज सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है रिलीज़ हो सके। और थर्ड अब हमारा है अनस्टेबल कंडीशन थ्रू द ट्रोपोस्फेयर दैट क्रिएट्स लोकल डिस्टर्बेंसेस अराउंड विच अ साइक्लोन्स डेवलप। सो इसके लिए हमें एक अनस्टेबल कंडीशन चाहिए होती है, जो कि हमारा ट्रोपोस्फेयर के थ्रू होती है, जैसे कि जो क्रिएट होते हैं ना लोकल डिस्टर्बेंसेस हमारे साइक्लोन के आसपास, वो हो सके। अनस्टेबल चाहिए होती है, स्टेबल कंडीशन हो जाएगी तो हमारे जो साइक्लोन है ना वो ऐसे डेवलप नहीं हो जाते हैं। साइक्लोन इस टाइप से होंगे लाइक दिस, सो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन चाहिए होती है। और फाइनली हमें absence ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज विच डिस्टर्ब द वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ लैटेंट हीट। और हमारा जो वर्टिकल एक टाइप से जब ऐसी कोई विंड का ऐसे वर्टिकल होना, हमें ऐसी कोई विंड नहीं चाहिए होगी जो कि हमारा साइक्लोन हमने ऐसे ऐसे बिल्ड किया है उसको जो डिस्टर्ब कर सके। अगर कोई विंड होगी तो वो हमारी ये साइक्लोन को डिस्टर्ब कर देगी, जिससे कि हमारा जो हीट है वो लेट नहीं हो पाएगी, रिलीज़ नहीं हो पाएगी। सो इसलिए हमारा हीट का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ये सारी कंडीशंस जो हैं वो चाहिए होंगी हमारे किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब हमारा स्पेशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। अब हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। ओइंग टू इट पेनिनसुलर शेप surrounded by Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. The tropical cyclone India also originate in these two important locations. Thought most of the cyclones originate between 10 to 15 north latitude during the monsoon season. Yet, in case of Bengal, Bay of Bengal cyclones mostly develop during the month of October and November. Here, they originate between 16 to 2 degree north latitude and west of by July. The origin of these storms around 15 to this near the सुंदरबन डेल्टा। सो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब जब ये हमारा इंडिया है, सो ये वाला जो पेनिनसुलर जो हमारा पार्ट है ये हमारा अरेबियन सी से इधर से गिरा हुआ है, इधर वे ऑफ बंगाल से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वार्म एयर जो हमारी जब आएगी मॉइस्चर, जब वो मॉइस्चर यहाँ से ले सकती है। सो इसलिए इस वाले एरिया में हमारा जो है वो हमारे साइक्लोन्स आएंगे, और मॉनसून के टाइम पर जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो हमारे 10 to 15 डिग्री पे आएंगे, और हमारा मॉनसून के बाद जब अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आएंगे तो हमारा 16 to 2 डिग्री नॉर्थ पे आएंगे। और जब हमारा जुलाई में ये जो है वो सुंदरबन जो डेल्टा है, ये जो ओडिशा वाला एरिया है, यहाँ वाला एरिया यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं साइक्लोन्स।
अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के आखिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? इट वॉज mentioned that the energy to the tropical cyclone comes from the latent heat released by warm moist air. Hence, with the increase in distance from the sea, the force of the cyclone decrease. In India, the force of the cyclone decrease with increase in distance from Bay of Bengal and Arabian Sea. So the coastal area are often struck by severe cyclone storm with an average velocity of this. Often this result in abnormal rise in sea level known as storm surge. So हमारा जो साइक्लोन, मैंने अभी आपको बताया कि साइक्लोन को मॉइस्चर चाहिए होता है, जिससे के लिए उनको जो विंड को मॉइस्चर के लिए हमारा जो ये सी वाला एरिया है उनके पास ज़्यादा हमारे साइक्लोन हो जाएंगे, क्योंकि कोस्ट वाले एरिया के पास में ज़्यादा, जितना वो सी के पास है कोई भी एरिया, उसके पास ज़्यादा मॉइस्चर होगा, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्चर हो जाएगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा। सो इस एरिया के पास में हमारा ज़्यादा होता है, और जब हमारा कंटिन्यूसली सप्लाई होगा तो ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी होगा ना, इससे जितना पास इसके है उतना ज़्यादा यहाँ पे साइक्लोन से प्रॉपर्टीज़ वगैरह का डैमेज होगा, उतना ज़्यादा नुकसान होगा ना। सो इस वजह से हमारा ये एरिया ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है इस एरिया के पास। और जितना जितना हम अपने इंटीरियर में अर्थ के अपनी सी से, वे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से दूर जाते जाते हैं, उतना हमें कम देखने को मिलता है इसका इफ़ेक्ट। ठीक है, सो इसको जब इसकी वजह से हमारा जो सी लेवल टेम्परेचर है वो भी सी लेवल जो है ना वो भी राइज हो जाता है इस जगह का, क्योंकि जब आएगा कोई भी साइक्लोन तो वो हमारा सब यहाँ का जो पानी है वो भी लेके आएगा ना। सो उसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी बहुत ज़्यादा दिक्कतें, तो हमारा सी लेवल भी राइज हो जाएगा, और उस चीज़ को अब नॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल हो जाएगा जब यहाँ पे, तब उसको हम स्टॉर्म सर्ज बोलेंगे। ठीक है, सो ये हमारा स्टॉर्म सर्ज हो जाएगा। और सर्ज इज जनरेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एयर, सी एंड लैंड। सो हमारा सर्ज जो है वो हमारा किसी भी सी का, एयर का और लैंड का जब इंटरेक्शन होगा तब जाके हमारा सर्ज हमें जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। The cyclone provides the driving force in the form of very high horizontal pressure gradient and very strong surface water. The sea water flow across the coast along with the strong winds and heavy drop bounce. So हमारा साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा ही हमारा ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है इसमें, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट की तरह और स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड की तरह। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अडेंटेशन ऑफ human settlement, agriculture, feed, damaged crops and destruction of structure created by human beings. So इस वजह से हमारे ह्यूमन बींग्स को जो भी हमने स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किए होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह, वो सब बेकार हो जाते हैं, सबको नुकसान पहुंचता है। अब हमारा आता है थर्ड, हमारा क्या है, अब हमारा है फ्लड। सो फ्लड के बारे में हम अपने न्यूज़पेपर में और इमेजेस में और टेलीविज़न वगैरह में देखते रहते हैं। रेनिंग सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमें फ्लड देखने को मिल जाती है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यू रीड इन न्यूज़पेपर एंड वॉच इमेज ऑफ द फ्लड इन टेलीविज़न अकरेंस इन सेम रीजन ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, सम रीज़न ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। सो रेनिंग सीजन के में हम बहुत ज़्यादा फ्लड देखते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में और टीवी वगैरह में, बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं कि भाई आज यहाँ बाढ़ आ गई, आज यहाँ आ गई। Inundation of land and human settlement by the rise of water in the channel and spill over present the condition of flooding. Unlike other natural disasters, the cause of flood are well established. Flood are relatively slow in occurrence and often occur in well identified regions and within expected time in a year. Flood occurred commonly when water in the form of surface runoff exceeding the carrying capacity of river channel and streams and flow into neighboring लो लाइन फ्लड प्लेन। सो हमारा जो फ्लड है वो हमें पता है कि भाई मॉनसून में जब बारिश होगी तब हमारा फ्लड आना है। सो फ्लड हमारा तब आता है जब हमारी रिवर्स का जो कैपेसिटी होती है वाटर कैरी करने का वो एक्सटेंड हो जाता है, तब हमारा जो वाटर है वो निकल के आसपास के एरियाज़ में चला जाता है, जिससे कि हमें बाढ़ अलग अलग एरिया में देखने को मिलती है। बट फ्लड का जो है एक डिफाइनाइट टाइम है कि जब बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, तभी जाके फ्लड होगी। सो
हमें उसका एक वो पता है कि भाई इस टाइम पे हमारी पानी आएगी तभी ज़्यादा फ्लड होगी, और उस वजह से हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान हो जाता है, और हमारा फ्लड जो है वो जो सी का जो वहाँ का जो प्रॉपर्टी वगैरह है उनको बहुत सारे लोग उसमें मर जाते हैं, बह जाते हैं। एरियाज़ जो रिवर्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत तेज़ी से चलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एट टाइम दिस इवन गोज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लेक्स एंड अदर inland water bodies in which they flow. Flood can also be caused due to storm surge in the coastal area, high intensity rainfall of constantly longer time period, melted of ice, snow, reducing in the infiltration rate and presence of erotic material in the water due to high rate of soil erosion. So हमारे जो फ्लड है वो हमारी बहुत ज़्यादा अलग अलग रीजन्स की वजह से आती है। हमारी फ्लड जो है स्टॉर्म सर्ज अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, स्टॉर्म सर्ज के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमारी फ्लड जो है स्टॉर्म सर्ज की वजह से कोस्टल एरिया में भी आ सकती है, और हमारी फ्लड जो है वो हमें हमारी जब हमारे ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो उसमें पानी निकलेगा, जब पानी निकलेगा उसकी वजह से हमारी फ्लड आ सकती है। जब हमारे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कंटिन्यूअसली बारिश होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, रुकेगी नहीं, उस वजह से फ्लड आ सकती है। सो बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से हमारी फ्लड जो है आ सकती है, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम जब पेड़ काट रहे हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, तो हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है। जब वहाँ पे सॉइल इरोजन होता जा रहा है, सो वहाँ पे जो मटेरियल होगा वो भी भाई वहाँ का, जब सॉइल चली जा रही है वहाँ से, तो वहाँ का जो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वो जगह खाली हो जाती है। ठीक है, सो देखा हमने सब चीज़ डायरेक्टली ज़्यादातर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कनेक्टेड है, बिकॉज हमने पेड़ काटा, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमने पेड़ काटना बंद कर दिया, हमें बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। थर्ड, फ्लड्स अकर फ्रिक्वेंटली ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया हैविंग डिजास्टर। अच्छा, अभी अभी रिसेंट में आपको कहीं फ्लड देखने को मिली है क्या? अभी जब हमारा मॉनसून चल रहा है इस टाइम पे आपको कहीं आपके एरिया में आई है क्या फ्लड? या फिर आप कहीं गए हो, ट्रैवल किया हो आपने, तो आपने देखा हो कि भाई रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा ही भरी हुई है। मैं अभी जब ट्रैवल करी तो मैंने देखा था जो गंगा नदी का पानी है भाई वो बहुत ज़्यादा बाहर तक एरिया में आ गया, बट वहाँ पे फ्लड नहीं आई, बट बहुत ज़्यादा बाहर एरिया में भरा हुआ है, बहुत दूर तक ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सो आपके एरिया में कौन सी जगह पे फ्लड आई है बताइएगा मुझे। हम So, thought flood occurs frequently over wide geographical area having disastrous ramification in many parts of the world. Flood in the south, southeast, East Asia country, particularly in China, India, Bangladesh, are frequently and equally disastrous. So हमारी फ्लड जो है वो हमारे ये एरिया में कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोवाइड करती हैं इक्वली वहाँ पे हर जगह पे। Once again, unlike other natural disasters, human beings play an important role in the genesis as well as spread of flood. Indiscriminate deforestation, unscientific agriculture practice, disturbance along the natural drain system, and colonization of floodplains and riverbeds are some of the human activities that play an important role. अभी मैंने जैसे आपको बताया था, ह्यूमन बींग जो है हर जगह उनका रोल जो है वो आ जाता है। तो फ्लड आने में भी उनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, हम अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, फालतू में अलग अलग टाइप की, और हमारा जो ड्रेनेज चैनल है वो ख़राब हो रहा है। उसकी वजह से हमारे जो भाई जहाँ पे रिवर्स के आसपास जो फ्लड प्लेन्स हैं हम वहाँ पे रहने लगे हैं, हम वहाँ पे अपना घर बसाने लगे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिल जाता है। जो हमारा इन साइड वजह से हमारा जो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड और ग्रेविटी है फ्लड का वो इंक्रीज़ होता हुआ हमें दिख रहा है। सो हमारी फ्लड आ जाती है इन रीजंस की वजह से। सो various states of India face heavy loss of rivers, lives and property due to recurrent floods. बहुत सारे इंडिया में जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ्स को भी लॉस होता है फ्लड होने के कारण। राष्ट्रीय भर
आयोग नेशनल फ्लड कमीशन आइडेंटिफाई 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एज फ्लड प्रोन इन इंडिया। इस नेशनल फ्लड कमीशन ने जो है हमारे 14 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है उसको फ्लड प्रोन एरिया बोला है कि भाई ये एरिया जो है वल्नरेबल है हमारा, जो कि हमने 6.6 शो किया है फिगर में। फ्लड अफेक्टेड इन इंडिया असम बांग्लादेश। तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा जो 6.6 जो फ्लड है उसमें देखते हैं भाई 6.6 व्हाट इज दिस। सो ये रहा हमारा 6.6। इसमें हमारा कौन कौन सा एरिया अफेक्टेड है फ्लड से। सो ये देखो, ये हमारा असम वाला एरिया, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से जब इसका पानी आता है ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। गंगा नदी, ये ज़्यादातर आपने फोकस किया है कि जो गंगा, ये जो रिवर्स के अराउंड वाला एरिया है वो ज़्यादा अफेक्टेड है। ये हमारा रिवर का, ये यमुना की वजह से, गंगा रिवर की वजह से, ये गोमती घाघरा इन सब की वजह से ये वाला जो एरिया है पूरा ये भी अफेक्टेड है। हमारा उत्तर प्रदेश वाला एरिया, हमारा बिहार वाला एरिया और ये हमारा ओडिशा वाला एरिया, ये सारी चीज़ें ये देखो यहाँ पे ये अफेक्टेड है। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ये हमारा एरिया जो है राजस्थान गुजरात वाला ये सारा अफेक्टेड है। ये देखो, ये जो ऐसे ग्रे ग्रे कलर का शो हो रहा है ये सारा एरिया हमारा अफेक्टेड है, इसकी वजह से फ्लड प्रोन एरिया है। 40 मिलियन हेक्टेयर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है भाई। सो हमारा इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, असम में, वेस्ट बंगाल, बिहार में, ये सारी जगह पे हमारा ये फ्लड प्रोन स्टेट्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज मोस्ट ऑफ रिवर्स इन नॉर्थ स्टेट, कुछ हमारे कौन कौन से, पंजाब उत्तर प्रदेश में है, ये भी वल्नरेबल हैं फ्लड के लिए। हमारा राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब वाला भी रिसेंट डिकेड्स में फ्लैश फ्लड हो रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली। ये सब हो रहा है क्योंकि हमारा मॉनसून का जो पैटर्न है और हमारा ब्लॉक हो जाना हमारे रिवर चैनल का, हमारे स्ट्रीम्स का ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। भाई जब हमने फ्लड प्लेन की जगह पे हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने लगे तो जो यहाँ पे जो पानी का निकाल जो है, पानी तो जो है यहाँ पे पानी अच्छे से निकल ही नहीं पा रहा है, उस वजह से हमें फ्लड देखने को मिल जाता है। सम टाइम तमिलनाडु एक्सपीरियंस फ्लड ड्यूरिंग नवंबर एंड टू जनवरी ड्यू टू रिट्रेटिंग मानसून। सो रिट्रेटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाता है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फ्लड के, भाई वही होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या क्या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिक्वेंट inundation of agriculture land and human settlement, particularly in Assam, Bengal, Bihar, and eastern Uttar Pradesh, coastal area of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, and Punjab, Rajasthan, northern Gujarat and Haryana have serious consequences on the national economy and society. Floods do not only destroy valuable crops every year, but these हमारा ये एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होने की वजह से, लैंड का यूज़ होने की वजह से, जो एरिया नहीं लैंड करना चाहिए उस एरिया पे भी लैंड में एग्रीकल्चर करने की वजह से हमारे फ्लड हमें इन एरिया में सब में देखने को मिल जाती है। और फ्लड की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो क्रॉप है उसी पे नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो हमारा वहाँ का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो रोड्स हैं, रेल है, ब्रिज है, ह्यूमन सेटलमेंट है, लोगों के घर, वो सबको भी नुकसान हो जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल आर रेंडर्ड होमलेस and also washed down along with their cattle in the flood. Spread of disease like cholera, gastroenteritis, hepatitis and other waterborne diseases spread in flood affected area. So हमारे बहुत ज़्यादा लोग अपने घर खो देते हैं, बहुत सारे लोगों की कैटल्स के साथ में बह जाते हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो रही हैं, वाटरबॉर्न डिसीज़ेज, बॉटल से जो डिसीज़ होती हैं, कोला जैसी, हेपेटाइट जैसी, वो सब देखने को मिल जाती हैं। हाउएवर फ्लड ऑल्सो मेक अ फ्यू पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन। फ्लड जो है कुछ निगेटिव होने के साथ साथ कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी करती है। एवरी ईयर फ्लड deposit fertile silt over agriculture field which is good for crop. So कुछ हर ईयर जब फ्लड आती है ना, सो फ्लड से हमारे जो एरिया है जहाँ पर फ्लड आई है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे वो सिल्ट ले आती है अपने साथ। जब पानी फ्लो करता है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स ले आता है ना, तो उन सेडिमेंट्स को सिल्ट बोलते हैं, फर्टाइल सिल्ट। जब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आए सो वो लेके आती है, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं किसी भी क्रॉप के लिए।
जो हमारी मजुली है असम में, वो हमारे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है इन दी वर्ल्ड, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड पैडी क्रॉप आफ्टर द एनुअल फ्लड इन ब्रह्मपुत्र। जब हमारी आसाम में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है ना, उसके बाद में जब जब हमारे मजुली वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी जो पैडी क्रॉप होती है, वो इजी फील्ड जो फर्टाइल सिल्ट जो लेके आती है ना अपने साथ वाटर, वो बहुत अच्छे होते हैं। बट दीज आर इनसिग्निफिकेंट बेनिफिट इन कंपेरिजन टू द ग्रेव लॉस। बट ये जो पॉजिटिव चेंज है, ये हमारा जितना लॉस हुआ, नेगेटिव जितना प्रॉब्लम हुई है, उनके अकॉर्डिंगली बहुत ही कम है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है ये। सो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल द स्टेट गवर्नमेंट आर वेल अवेयर ऑफ द menace created by the flood every year. How do these governments generally respond to the flood? Construction of flood protecting embankment in the flood prone area. So हमारी जो ये जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो सब इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि जो हमारे फ्लड जो है वो हर साल आ जाती है पानी की वजह से, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके लिए हमने अलग अलग टाइप के फ्लड प्रोन एरिया जो है हमने बना रखे हैं। हमने डैम का ये सारी चीज़ों कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन एम्बार्कमेंट इन द फ्लड प्रोन एरिया हमने बनाए। हमारी गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया, अफॉरेस्टेशन प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया, डिस्करेजिंग मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द अपर रीच ऑफ द मोस्ट फ्लड क्रिएटिंग रिवर्स आर सम स्टेप दैट नीड टू बी टेकन ऑन अ अर्जेंट बेसिस। सो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए भी हैं। हमारे जो डैम वाला एरिया है वहाँ, वो हमारे डैम बना देना रिवर्स के लिए, और जहाँ पे डैम नहीं बनाने चाहिए वो एरिया पे हमें डैम नहीं बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। उसके अपर रीच में जो रिवर की जो फ्लड एरिया है, वहाँ पर रिमूवल ऑफ ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ह्यूमन्स को हटा देना उस जगह से, रिवर चैनल के आसपास के, डीपॉपुलेटिंग द फ्लड प्लेन कैन बी द अदर स्टेप्स। और वो जो फ्लड प्लेन्स के आसपास जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटवा देना, उनको जिससे कि जब फ्लड आए तो वहाँ पे उनको नुकसान ना हो। दिस पर्टिकुलरली ट्रू इन वेस्टर्न एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री विच एक्सपीरियंस फ्लैश फ्लड। और जो हमारा नॉर्थन पार्ट कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से फ्लड जो एक्सपीरियंस करता है, उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। साइक्लोन्स center may provide relief in coastal area which are hit by storm surge. So cyclones हमारे प्रोवाइड कर सकते हैं रिलीफ जो कि बहुत ज़्यादा हिटेड बाय स्टॉर्म सर्ज। अब हमारा हो गया, ये हमारा एरिया हमने देख लिया। अब ये हमारा ड्राउट्स वाला रीज़न है भाई। अब हमारा ड्राउट्स क्या होता है भाई? सूखा पड़ जाना, वाटर की कमी हो जाना। सो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे, द टर्म ड्राउट्स इज अप्लाइड टू एन extended period when there is shortage of water availability due to inadequate precipitation, excess rate of evaporation and overutilization of water from the reservoir and other shortage including the groundwater। अब हमारा वाटर की कमी हो जाना, कभी प्रेसिपिटेशन ना होना, मतलब बारिश ना होने की वजह से, और हमारा वाटर का एक्स्ट्रा यूज़ कर लेना रिजर्वोयर्स में से, हमारा वाटर स्टोर ना करना, इन सब चीज़ों की वजह से हमारे कहीं कहीं पे हमें सूखा पड़ा हुआ देखने को मिल जाता है। ड्राउट्स इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन एज इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी लाइक प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, evapotranspiration, groundwater, soil moisture, strong and surface sun of agriculture practice, particularly the types of crops, ground, social economic practices and ecological conditions। So हमारे ड्राउट्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जो कि हमारी ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है। ठीक है, अब हमारा टाइप्स ऑफ ड्राउट्स अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। मीटरोलॉजिकल ड्राउट्स होते हैं, इट इज सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल मार्क्ड विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम सेम ओवर टाइम एंड स्पेस। ड्राउट्स क्या होता है? मीटरोलॉजिकल ड्राउट्स वो होता है जब हमारा ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारा रेनफॉल ना हो और हमारा वहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए।
विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस। उसी टाइम में हमारा जो है माल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए और बहुत टाइम तक रेनफॉल ना हो, वो हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो जाएगा। अब हमारा एग्रीकल्चर ड्राउट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉयल मॉइस्चर ड्राउट्स। इसको हम सॉयल मॉइस्चर ड्राउट भी कहते हैं, जिसमें हमारा characterized by low soil moisture that is necessary to support the crop, thereby रिजल्टिंग इन क्रॉप फेलियर। सो हमारा जो जब सॉइल में ऐसा मॉइस्चर, सॉइल को क्रॉप को किसी भी क्रॉप को हमारे ग्रो करने के लिए हमें मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, तो हमारी सॉइल में इतना लो मॉइस्चर हो जाए कि जो सॉइल है उस पर अफेक्ट होने लगे, हमारी सॉइल का फेलियर होने लगे, उसको हम एग्रीकल्चर ड्रॉट्स कहते हैं। मोर ओवर, इफ़ एन एरिया हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप एरिया अंडर इरीगेशन, द एरिया इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राउट प्रोन कंट्री। बट अगर 30% से ज़्यादा एरिया जो हमारा वहाँ पे, अगर कोई एरिया में 30% से ज़्यादा क्रॉप ग्रो हो जा रही है, तो वो हमारा ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी से हट जाएगा। ठीक है, अब हमारा आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स। सो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट्स हमारा क्या होता है? जब भी अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है हमारे स्टोरेज में, हमारे रिजर्वॉयर्स में, डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज में, जैसे हमारे रिजर्वॉयर में, एक्वीफायर में, लेक्स, रिजर्वायर्स एटसेट्रा में जब हमारे विलो हो जाती है, फॉल विलो हो जाती है, व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश, जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है वो रिप्लेनिश कर सकता है। अब हमारा इकोलॉजिकल ड्रॉट्स, ये क्या होते हैं? व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डैमेज आर इंड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। जब हमारी किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम फेल हो जाता है और उसमें वाटर की शॉर्टेज की वजह से फेल हो जाता है हमारा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डैमेज हो जाते हैं, हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, ये सब हमारे इकोलॉजिकल ड्रॉट्स में आ जाता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस दिस ड्रॉट रीअकरेंटली विच रिजल्ट इन सम सीरियस सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा इंडिया जो है अलग अलग, हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हमें ये देखने को मिल जाता है, अलग बहुत ज़्यादा पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाता है, जिससे कि वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। ड्रॉट्स प्रोन एरिया इन इंडिया। अब हमारे ड्रॉट्स प्रोन एरिया कौन कौन से? इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन हैवली डिपेंड ऑन द मानसून रेनफॉल। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर द टू accompanying features of Indian climate. According to some estimate, nearly 90% of total geological area of the country and 12% of its total population suffer from droughts every year. So हमारी 12% population और 19% एरिया जो है कंट्री का, वो हर ईयर ये ड्रॉट्स की वजह से सफ़र करता है, सूखा पड़ने की वजह से सफ़र करता है। अब भाई कभी तो हमारी जो क्रॉप जो है वो ज़्यादातर, हमारा एग्रीकल्चर हमारे मानसून पर डिपेंड है। अब जब मानसून नहीं होगा तब हमें ड्रॉट्स फेस करने पड़ेंगे, और जब बहुत ज़्यादा मानसून हो जाएगा तो हमें फ्लड फेस करनी पड़ेगी। भाई कुछ भी लिमिट से ज़्यादा या फिर लिमिट से कम, बहुत दोनों ही चीज़ें नुकसानदायक है। मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, मिडल में हो तो वो अच्छा रहता है कुछ भी चीज़। About 30% of country's total area is identified as drought prone, affecting around 550 million people. So हमारा 30% एरिया जो है वो हमारा अराउंड 50 मिलियन पीपल को अफोर्ड करता है, और वो ड्राउट प्रोन एरिया की होने की वजह से। इट इज़ कॉमनली एक्सपीरियंस दैट वाइल सम पार्ट ऑफ कंट्री रील अंडर फ्लड, देयर आर रीजन दैट फेस सीवियर ड्रॉट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो कहीं कहीं पे जब उसी पार्ट में, कहीं इंडिया में कोई पार्ट हमारा सूखा कहीं पे हो रहा होता है और कहीं कहीं पे हमें वो फ्लड देखने को मिल जाती है। सो अलग है ना हमारी, यही तो इंडिया की डाइवर्सिटी है, कितना जियोलॉजिकल एरिया की डाइवर्सिटी है, ये सब हमने अपने चैप्टर्स में, लास्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा ही हुआ है। Moreover, it is also a common sight of witness that one region suffers due to flood in one season and experience drought in other. और कभी कभी क्या होता है कि एक सीज़न में फ्लड आ रही है और दूसरे सीज़न में हमें ड्रॉट देखने को मिल रहा है। दिस इज mainly because of the large scale variation and प्रिडिक्टेबिलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द मानसून इन इंडिया। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ही वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा बड़ी है हमारी इंडिया, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और हमारे मानसून का बिहेवियर जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई कब मानसून होगा, कैसे होगा, मतलब
कभी भी कुछ भी हो सकता है। Thus, drought are widespread and commonly phenomena in most part of the country, but these are most frequent and severe in some and not so on other. On the basis of severity of drought, India can be divided into following region. So कोई कोई एरिया पे हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट है ड्रॉट्स का, कोई कोई कम है और कोई कोई पे बिल्कुल नहीं है। सो इसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्सट्रीमली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया जो हमारे कौन से हैं, वो हमारे हैं हमारा राजस्थान वाला एरिया है, हमारा वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स वाला एरिया है, मरुस्थली और कच्छ रीजन जो है हमारा गुजरात वाला, वो हमारा इस एरिया में फॉल करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सूखा पड़ने के affected area है, prone area है, including here are also the district like Jaisalmer, Burma from the Indian desert that receive less 90 mm average annual rainfall। तो 90 mm एवरेज रेनफॉल से भी लेस जो हमारे जैसलमेर वगैरह वाला एरिया है, ये भी इसी एरिया के अंदर आ जाता है। अब हमारा एक्सट्रीम के बाद अब हमारे सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया कौन सा है, वो हमारा राजस्थान वाला ही पार्ट है, कुछ पार्ट ईस्टर्न पार्ट राजस्थान का, हमारा मोस्ट पार्ट हमारा एमपी का, और हमारा ईस्टर्न पार्ट हमारा महाराष्ट्र का, और इंटीरियर जो हमारे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका प्लेट्यू वाला पार्ट है, और नॉर्थ पार्ट हमारा तमिलनाडु का, और साउथ पार्ट हमारा झारखंड और ओडिशा का। ये सारे एरिया जो है वो हमारा मॉडरेट ड्रॉट एरिया में आ जाता है। अब हमारे कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं हमारे ड्रॉट्स के? ड्रॉट्स हैव कास्केडिंग इफेक्ट्स ऑन वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। क्रॉप फेलियर लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। सो हमारे ड्राउट से हमारा बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के नुकसान होते हैं। फर्स्ट तो हमारा फूड क्रॉप का जो है, फूड ग्रेन्स का जो है वो फेल हो जाना, जिसकी वजह से हमें फूड की इनसिक्योरिटीज़ देखने को मिलना, फॉडर नहीं मिल पाना, हमारा इनएडिक्वेट रेनफॉल नहीं होती है, इनएडिक्वेट रेनफॉल होने की वजह से हमारे वाटर की शॉर्टेज हो जाना हमारा, और हमारा एंड ऑफ्टन शॉर्टेज इन ऑल द थ्री, और कभी कभी हमारा इन तीनों में ही हमारा त्रिंकल, जलकल और त्रिकल, त्रिंकल, जलकल और हमारा ये क्या था, अकाल। इस अकाल पड़ जाना, अकाल पड़ना जब कहते हैं जब हमारे फूड की कमी हो जाती है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, फॉडर की कमी हो जाती है, तब हम ट्रिंकल कहते हैं, और जब हमारा पानी कमी हो जाती है तब हम जलकल कहते हैं। सो हमारा इन कभी कभी तीनों ही एक साथ हो जाते हैं, जैसे कि जिसको हम त्रिकल कहते हैं। इज मोस्ट डिवास्टेटिंग। लार्ज स्केल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स, मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड लाइवस्टॉक आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीन सीन एंड ड्रॉट्स अफेक्टेड एरियाज। स्कार्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू consume contaminated water, resulting in spread of many waterborne diseases like gastroenteritis, पता नहीं है, सही से पढ़ लीजिए, मैं सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रही हूँ उसको, और कोलेरा और हेपेटाइट एटेक्स्ट्रा। सो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारे लोग जो हैं वो कुछ भी, कोई भी गंदा संदा पानी भी पी लेते हैं। भाई उन्हें प्यास लगी है, काम करना है, तो वो उससे कर लेते हैं, जिससे कि हमारी वाटर बॉर्न जो डिसीजेज़ है वो भी हो जाती हैं। और जो हमारे उसकी वजह से ह्यूमंस का ह्यूमंस का बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ हो जाना, कैटल्स की डेथ हो जाना, लाइफ स्टॉक्स में अफेक्ट आना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ड्राउट्स होने की वजह से। ड्राउट्स हैव बीन इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस consequences on the social and physical environment. Consequently, planning for droughts has to take both aspects into consideration: provision of the distribution of safe drinking water, medicine for the victims, and availability of fodder and water for the cattle, and shifting of the people and their livestock to safer place at extra are some steps that need to be taken immediately. So हमारा जो ड्राउट्स से हमारा इमीडिएट भी इसका इफ़ेक्ट होता है और लार्ज हमारा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी होता है इससे। सो हमारे क्या कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, कैटल्स को हमारे फूड फॉडर प्रोवाइड कर सकते हैं, ह्यूमंस को हम फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारे जो अफेक्टेड जो लोग हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, अफेक्टेड पीपल को वो कर सकते हैं। ये हमारा इमीडिएटली स्टेप्स जो है वो हम टेक कर सकते हैं, ये सब ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं इमीडिएटली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन दी, एक सेकेंड,
कहाँ गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्यूफर, ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट एरिया एंड पर्टिकुलरली प्लानिंग फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर एंड डैम्स एडिक्टर शुड बी गिवन एज सीरियस थॉट। सो हम ये भी सब भी कर सकते हैं, जो डेफिसिट एरिया है पानी की जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम रिजर्वायर बना सकते हैं, वहाँ पे हम दो रिवर्स को लिंक कर सकते हैं, ये सारे काम भी हम कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल रिवर बेसिन दैट कैन बी इंटरलिंक्ड एंड आइडेंटिफाई द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। सो हमारी हमारी सैटेलाइट जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनके इमेजेस के थ्रू, उनके इमेजेस की हेल्प के थ्रू हम ये सब काम कर सकते हैं, अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिवर्स को हम लिंक कर सकते हैं, ये सब हम देख सकते हैं। डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हम्म, ठीक हो गया। So, dissemination of knowledge about the droughts resistance crops and proper training to practice the same can be some of the long term measures that can, सो हम नॉलेज ले सकते हैं इसके बारे में, हम क्रॉप्स को जो हमारी ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस ना करें। सो हमारी ये सारी चीज़ें हम लॉन्ग टर्म्स में ये सारे मेजर्स ले सकते हैं। अब ड्रॉट्स मिटिगेशन के लिए, ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव मेथड इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। ऑब्जर्व द मेथड अडोप्टेड फॉर द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन योर लोकेलिटी। सो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी मेथड जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी पानी की हमें जब कमी होगी तो उसको हमारी फुलफिल कर देगी। ठीक है, अब ये ड्रॉट्स हो गया। अब हमारा लास्ट है ये लैंड स्लाइड्स। सो ये लास्ट ही है ना, एक सेकेंड में चेक कर लेते हो। हाँ, ये लास्ट है। सो हैव यू एवर रीड अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स टू श्रीनगर और डिस्ट्रप्शन ऑफ द रेल सर्विस बाय स्टोन falling on the Konkan railway rock? It happens due to landslide, which is the rapid sliding of landmass or bedrock. Disasters due to landslide are in general far less dramatic than due to earthquake, volcanic eruption, tsunami, and cyclone, but the impact on the natural environment and national economy is on no less severe. सो हमारा जो लैंडस्लाइड है, हमने श्रीनगर में और हमारा जो पहाड़ी एरिया है हमने वहाँ पे देखा है कि जो हमारा रोड और रेलवे जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं हमारा लैंडस्लाइड होने के कारण। सो आपने ये सब देखा ही होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो लैंडस्लाइड क्या होता है? हमारा किसी भी पहाड़ है जैसे कि उसमें जब मास होता है, उसका मास का स्लाइड हो जाना, मतलब उस मास का फिसल के गिर जाना, उस वजह से हमारा रोड ब्लॉक हो जाना, लोग की डेथ हो जाना, ये सारी चीज़ें मास का गिरना हमारा बेड रॉक का, उसको हम रैपिड होता है, एकदम रैपिड, एकदम से होता है, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। और ये जो लैंडस्लाइड का जो इफ़ेक्ट है वो हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, साइक्लोन्स इनके कम ड्रामेटिक है, मतलब कम लेस ड्रामेटिक है, बट वो हमारा उसकी वजह से हमें नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, नेशनल एनवायरनमेंट में भी सीवियर इफेक्ट भी देखने को मिलता है लैंडस्लाइड की वजह से। अनलाइक अदर डिजास्टर दैट आर सडन, कुछ डिजास्टर की तरह जो कि सडन है, अनप्रडिक्टेबल है एंड लार्ज कंट्रोल्ड बाय माइक्रो और रिलीजियस फैक्टर, लैंडस्लाइड आर लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर्स। सो हमारी ये जो अदर डिजास्टर हैं जो लार्जली ह्यूमंस के द्वारा नहीं कंट्रोल किए जा सकते हैं और उनके द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं, बट लैंडस्लाइड जो है वो लार्जली जो है वो लोकलाइज, जो वहाँ के एरिया के जो लोग हैं उसको लोकलाइज फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हेंस द गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो इमेंसली कॉस्ट इंटेंसिवली। सो लैंडस्लाइड के बारे में मॉनिटर करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा कॉस्टली है ये। It is also difficult to define in a precise manner and generalize the occurrence and the behavior of landslide। और इसको डिफाइन करना और उसके occurrence को generalize करना उसके behavior में landslide का, ये थोड़ा सा difficult है। However, on the basis of past experience, frequency and the certain causal relation between the controlling factor like geology,
geomorphic agent slopes and land use, vegetation cover and human activities, land has been divided into, इन सारे पास्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू हमने ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, नॉलेज कनेक्ट करने लेने के बाद हमने ये इसको हमने अपने इंडिया को डिवाइड किया गया है लैंडस्लाइड के बेसिस पे। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन जो कि है हाई, वेरी हाई वल्नरेबल जोन कौन से है, जहाँ पे हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा हमारे लैंडस्लाइड होती रहती है। जो हमारे यंग माउंटेन्स एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे हमारे हिमालय और अंडमान एंड निकोबार में हमें बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल के टाइम पे हमें स्टीप स्लोप्स हैं वहाँ पे, तो हमें ये देखने को मिल जाती है। और हमारे वेस्टर्न घाट्स में और नीलगिरी वाले एरिया में भी हमें देखने को मिल जाती है। और हमने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, उसकी वजह से भी हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है। एंड एरिया ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स एटसेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस एरिया। और जो एरिया जहाँ पे हम डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे, और रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एरिया भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हाईली वल्नरेबल एरिया कौन सा है, जहाँ पे most similar condition to those included in the very high vulnerable zone are also included in this category. So सेम वही कंडीशन जो पुराने वाले में हमारी कंटिन्यू है वो भी इसमें आ जाती हैं। द ओनली डिफरेंस, जो सिर्फ डिफरेंस है वो इस दीज टू इज द कॉम्बिनेशन इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से फैक्टर्स से उससे कंट्रोलिंग है। ऑल द हिमालयन स्टेट जो है और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, एक्सेप्ट जो हमारा प्लेन, असम का जो प्लेन है वो वाले एरिया को छोड़ के पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सारा एरिया हमारा हाई वल्नरेबल जोन के अंदर आ जाता है। अब हमारा मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन कौन सा है, जो हमारा एरिया जो है, जो हमारा लेस प्रेसिपिटेशन लेता है, जैसे कि हमारे ट्रांस हिमालय वाला एरिया जो है, एरिया ऑफ लद्दाख है, स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में है, ये वाला एरिया थोड़ा स्टेबल है, जहाँ क्योंकि वहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन होती है। और हमारा जो एरिया अरावली रेन जो है, वहाँ पे रेन शेडो एरिया, वहाँ पे भाई हमारा रेन शेडो एरिया मैंने क्या बताया, जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, तो वो वाला एरिया हमारा आ जाता है इसमें। और हमारा ईस्टर्न घाट, हमारे डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो एक्सपीरियंस अकरिंग लैंडस्लाइड, ये भी हमारे थोड़े बहुत लैंडस्लाइड देखते हैं, मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। लैंडस्लाइड ड्यू टू माइनिंग एंड सब्सिडेंस आर मोस्ट कॉमन, और माइनिंग की वजह से और सब्सिडेंस की वजह से हमारे जो लैंडस्लाइड होती है, जैसे कि वो हमारी होती है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, इन सारी एरिया पे हमें दिखने को माइनिंग की वजह से दिख जाती है। अब हमारा अदर एरिया कौन कौन से हैं, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, वो हमारा राजस्थान वाला एरिया हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा वाला जो असम वाला ये जो एरिया हो गया, ये हमारा लैंडस्लाइड से सेफ है। फार एज लैंडस्लाइड आर कंसर्न, लैंडस्लाइड से मतलब उनके पुराने वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सेफ एरिया है हमारा। अब हमारी लैंडस्लाइड से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लैंडस्लाइड हैव रिलेटिवली स्मॉल एंड लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, but roadblock, destruction of railway lines and channel blocking due to fall have reached consequences. So हमारे लैंडस्लाइड जो है वो हमारे जो आसपास के जो एरिया होते हैं उनके जो लोकलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू ही उनका इफेक्ट होता है। सो ये हमारा उतने ही एरिया में होता है, बट उसकी वजह से हमारे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रेलवे लाइन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं लैंडस्लाइड होने की वजह से। Diversion of river course due to landslide can also lead to flood and loss of life and property. It also makes special interaction difficult, risk as well as costly affairs. So हमारा लैंडस्लाइड की वजह से हमारे जो कोर्स का जो डाइवर्जन है, हमारे रिवर्स का जो डाइवर्जन है, रिवर्स का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमें अदर एरिया में हमें फ्लड देखने को मिल जाती है। सो ये सब हमें देखने को मिलती है। अब हमारे मिटिगेशन क्या है लैंडस्लाइड का, मिटिगेशन क्या है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेथड टू डील विद लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड हमने क्या कहा था कि वो लोकली एरिया पे डिपेंड होती है, लोकली एक्टिविटीज़ पे डिपेंड होती है, उसके लिए हमें एरिया स्पेसिफिक हर एक एरिया के अकॉर्डिंगली हमें उसके लिए मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ सच एज रोड, डैम्स, लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू वैली एंड एरिया
with moderate slope and control on the development of large settlement in the land developed in the high vulnerable zone should be enforced. So क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा जो स्लोपी एरिया है वहाँ पे हम लैंड, रोड और डैम्स को बनाना लिमिटेड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लिमिटेड कर सकते हैं, वहाँ पे हम मॉडरेट स्लोप बना सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम करके वहाँ की वल्नरेबल जो एरिया है वहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं। तो शुड बी सप्लीमेंटेड बाय सम पॉजिटिव एक्शंस लाइक प्रमोटिंग लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। सो हम एक तो पॉजिटिव स्टेप्स भी ले सकते हैं, जैसे हम पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने की वजह से हमारे थोड़ा हमें अदर चीज़ों पे भी हमें फ़ायदा होगा और हमारी सॉइल इरोजन कम होगी। सो ये सब हो सकता है। और हम टेरेस फार्मिंग का यूज़ कर सकते हैं, और हम ज़ूम और स्लैश एंड बर्निंग शिफ्टिंग करनी स्टिल प्रेवलेंट हो सकता है। जो हमारे स्लैश और जूम जूम कल्टीवेशन क्या होता है कि वर्न कर लेते हैं वहाँ पे लैंड वर्न होने के बाद में नहीं, पहले क्या कहते हैं, जो एरिया है वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन होने के बाद में जब वो निकाल लेते हैं वहाँ पे हम जला देते हैं। जलाने के बाद दूसरी एरिया पे चले जाते हैं, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस करते हैं। फिर जब तक ये वाली एरिया जो है वो रेडी हो जाती है, फिर दोबारा से आके यहाँ पे फिर से सेम चीज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्थन हिली स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हैं, जो कि हमारी लैंडस्लाइड का कारण बनती है। अब हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। Disasters due to cyclones, unlike the ones caused by earthquake, tsunami, and volcanic eruption, are most predictable in terms of times and place of their occurrence. So हमारे cyclones और earthquake और tsunami इन सब के volcanic eruptions के द्वारा ये जो है वो हमारे टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली होते हैं, जो कि हमारे मोस्ट प्रेडिक्टेबल है। इनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादातर इस टाइम पे होते हैं। मोर ओवर विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स टू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ साइक्लोन, देयर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, इट हैज़ बिकेम पॉसिबल टू मैनेज द साइक्लोन हजार्ड्स टू सम एक्सटेंट। बट अभी जो हमारे पास टेक्निक और मॉनिटर करने की जो टेक्निक्स है, डेवलपमेंट है, उनके थ्रू हम साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को मैनेज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके थ्रू से हम जो है इनको मैनेज करने में थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं, और हम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने से पहले हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे साइक्लोन होने वाला है, तो हम लोगों को आगाह कर देंगे। तो लोगों को पहले से पता होगा, तो वो वैसे वैसे अपने चीज़ें करेंगे, और हम उससे जो नुकसान ज़्यादा तौर पे होने वाला है वो थोड़ा कम हो सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स बना सकते हैं, एम्बैंकमेंट कर सकते हैं, डाइक्स, रिवर बॉय, अफॉरेस्टेशन टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड। पेड़ लगा सकते हैं जिससे कि जो विंड की स्पीड है वो कम हो जाए। जब पेड़ से, किसी भी पेड़ से जब हमारी विंड आएगी, टकराएगी, तो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। However, mining minimizing damage, जो कि हमारे डैमेज को मिनिमाइज कर सकता है। However, increase in the loss of life and property in country like India, Bangladesh, Myanmar, etc. in successive storm is largely due to high vulnerability of their population residing in the coastal area. So ये जो एरिया की, जो इंडिया बांग्लादेश वाला एरिया है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया में रहती है। उसकी वजह से ये जो एरिया की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उन्हें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो हम वो कर सकते हैं, उनको वहाँ से हटा सकते हैं। उस जगह पे हम पॉपुलराइजेशन कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल आया था हमारा 2005 में, जो ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डिस्ट्रक्शन, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिजास्टर्स कैन बी नेचुरल और द रिजल्टेड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एंड ऑल हजार्ड्स नीड नॉट turn into disaster since it is difficult to eliminate disaster, particularly natural disaster. So हमारे जो हमने देखा अभी तक कि हमारे जो डिज़ास्टर जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ नेचुरली नहीं है, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होते हैं। और कुछ कुछ जो डिज़ास्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हज़ार्ड्स हैं, वो डिज़ास्टर्स नहीं हैं। और कुछ कुछ डिज़ास्टर और हज़ार्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देन द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज़ टू मिटिगेट एंड प्रिपेयरनेस। सो हम डिज़ास्टर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हम उनको मिटिगेट कर सकते हैं और अपने आप को उस तरह से तैयार कर सकते हैं कि हम किसी भी डिज़ास्टर को फेस करने के लिए तैयार हों। देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। और किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए 3 स्टेज प्रोवाइड होती हैं। पहली प्री डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट, जो कि हमारे डिज़ास्टर आने से पहले होते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, डाटा पूरा जानते हैं, जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी वल्नरेबल जोन है, कहाँ कहाँ पे हमारा प्रिपेयर करनी चाहिए। हम पूरा मैप तैयार करते हैं, हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर डिज़ास्टर होने वाला है, पीपल को
और apart from these, disaster planning, preparedness and the preventive measures are other steps that need to be taken. और information provide करने के बाद में हम कुछ कुछ अपने steps लेते हैं जो हम prepared कर लेते हैं खुद को, मतलब उस एरिया को, जिससे कि हम डिज़ास्टर के लिए तैयार हो जाएं। ये सब करते हैं। दूसरा स्टेज जब आता है, जब जो ड्यूरिंग डिज़ास्टर होता है, जब डिज़ास्टर आ रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, जब रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन सच एज evacuation, constructing of shelter and relief can supplying of water, food, clothing and medical aid should be done on the emergency basis. जब डिजास्टर आ जाता है उसमें हम क्या करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगाते हैं, जिसमें हम लोगों को उस जगह से निकालते हैं, हम फूड प्रोवाइड करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन शेल्टर बनाते हैं, वहाँ पे लोगों के लिए घर प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। उन शेल्टर्स में हम उनको पानी प्रोवाइड करते हैं, हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, हम उनको क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे ये सारी चीज़ें करते हैं। और थर्ड जो है हमारा पोस्ट डिज़ास्टर ऑपरेशंस होते हैं, जो डिज़ास्टर होने के बाद होते हैं, जिसमें हम विक्टिम्स को रिकवरी करते हैं, जिसमें हम उनको रहने के लिए उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको घर प्रोवाइड करते हैं। इट शुड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप फ्यूचर डिज़ास्टर इफ़ एनी। सो हम उनको ऐसे डेवलप करते हैं, ऐसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, जिससे कि जब फ्यूचर में कोई अगर डिज़ास्टर आने वाला हो तो उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं। सो ये 3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं किसी भी डिज़ास्टर को मिटिगेट करने के लिए। ओके, अब these measures have special significance to a country like India, which has about 2/3 of its geological area are equal proportion of its proportion vulnerable to disaster. Introduction disaster management with 2005 and establishment of National Institute of Disaster Management are some examples of positive steps taken by the government of India. So ये सारे मेजर्स जो है वो स्पेशल हैं और सिग्निफिकेंस है हमारी इंडिया जैसी कंट्री में, जिसकी जियोलॉजिकल जो एरिया है वो हमारा 2/3 है डिज़ास्टर्स का, और हमारा जो पॉपुलेशन है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो हमारा जो है वल्नरेबल है डिज़ास्टर के लिए। सो इसके लिए हमने जो स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल का इंट्रोडक्शन किया है, हमने ये सारी चीज़ें हमने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट किया, ये सारे कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। सो ये सारी चीज़ें करके हम अपने डिज़ास्टर्स को जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और ये इसका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और बाकी की जो पूरी क्लास की ये बुक भी यहाँ पर पूरी ख़त्म हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट बुक लेके आएंगे, इसका जो पार्ट सेकेंड है, जो हमारा फंडामेंटल वाली बुक है क्लास 11 की, वो वाली लेके आएंगे, तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेगी, पूरी ऑल्टरनेटिव डेज पर प्रोवाइड करती रहूँगी मैं आपको उसका चैप्टर बाई चैप्टर। सो आपको इसमें पूरे में कुछ भी डाउट हुआ हो अभी तक भी, जो भी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया उसमें कोई भी डाउट हुआ है, तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं अपना, और मैं उसको अपना मिटिगेट मतलब अपने आप को सही करने की कोशिश करूँगी। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अपना पूरा NCERT कंप्लीट कर लीजिए। और अगर इसके बाद में लाइन टू लाइन कवर करने के बाद अगर आपको समरी टाइप में चाहिए, सिर्फ ये भी बता दीजिए कि मैं कैसे वो नेक्स्ट वाली जो बुक है वो कैसे लाऊं, ऐसे वर्ड टू वर्ड लेके आऊं, या फिर मैं समरी टाइप से एक PDF प्रिंट बना के लेके आऊं, उसके बाद आपको समझाऊं, या फिर ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लेके आऊं। ठीक है, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। सो मैं वैसे ही लेके आऊँगी, और उसके बाद में आप मुझे बता दीजिए कि पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद में मैं कौन सी बुक लाऊँ, वो भी ले आइए। और CSET अभी चाहिए या फिर आगे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। मैं सब कुछ जैसे आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली वैसे वैसे चीज़ें लेके आऊँगी। ओके, तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।